अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि सेम टेक्स्ट बुक में 8 है और उसके अलावा इस चैप्टर का नाम क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरी। तो सबसे पहली चीज़ हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके भी 3 पोर्शन है एक तरह से। एक पोर्शन इसका थ्योरी का है जिसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं या कोई डिटेल टॉपिक होगा तो वो आ जाएगा, और बाकी चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो हैं डेरिवेशंस। डेरिवेशन तकरीबन यहाँ पर 4 डेरिवेशन होंगी इस चैप्टर में, और इसके अलावा इसमें 8 प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। अब यहाँ पर हमने इसके टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन था कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। वर्क को हम एक कॉमन टर्म कंसीडर करते हैं। अगर हम एक आम एस्पेक्टिव से, एक आम पर्सपेक्टिव से देखें, या हम एक आम वे में बात करें, कॉमन पीपल के लिए से बात करें, तो वर्क काम को कहा जाता है। लेकिन फिजिक्स उस पर एक अलग फिनोमेना, एक अलग तरीका कार बताती है। इसके अलावा इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में, कि पावर क्या चीज़ होती है और पावर से रिलेटेड जो डेरिवेशन है या इसमें जो रिलेशन बताया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम आएंगे एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक्स मेंशन हुए हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है, वर्क। वर्क जैसे कि मैंने कहा कि कॉमन पीपल के पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम देखें तो वहाँ पर ये क्या है, ये आम हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी काम करने के लिए, लेकिन फिजिक्स इस पर एक अलग व्यू रखती है। फिर हम पढ़ेंगे पावर के बारे में कि पावर क्या होती है, और उससे रिलेटेड रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि पावर किस तरह से वेलोसिटी और यानी कह लें कि वेलोसिटी पे और फोर्स पे डिपेंड कर रही होती है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगी एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी किस तरह से वर्क कर रही होती है, या वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी को उसकी डेरिवेशन के साथ डिस्कस किया जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी की काइंड्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मेजर काइंड्स हैं। तो यहाँ पर हम उनकी डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। 2 डेरिवेशन ये हो गई, एक यहाँ पर रिलेशन आएगा वो भी डेरिवेशन ही है, और उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की एक काइंड है। और मज़ीद फिर हम जाएंगे इंटर कॉन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़ की तरफ, कि एनर्जी किस तरह से इंटर कॉन्वर्स करती है, यानी कि वो इंटरचेंज होती रहती है। फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक लॉ, और लास्ट में हम इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क से। हम डिस्कस करेंगे वर्क को। चैप्टर के स्टार्ट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वर्क, जैसे कि मैंने कहा था कि कॉमन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वर्क को हम कैसे कहते हैं, कि हम कहते हैं कोई भी काम, किसी भी किस्म का काम, यानी कि अगर आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या और भी किसी किस्म का काम है जो हम रोज़मर्रा में कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो वर्क होता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स, अगर हम फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्क क्या है, कि जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है और बॉडी काम करती है, या कह लें कि डिस्टेंस कवर करती है, किसमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, फोर्स की डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने कहा ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को थ्रो करूं तो मैंने फोर्स अप्लाई की और इस मार्कर ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। उसी तरह अगर लेट सपोज कि हम वॉक कर रहे हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो चलते हुए क्या होता है, हम अपने फुट की मदद से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और जब फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम आगे डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी वर्क होता है। अब वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो यहाँ पर इसका सिंबल लेंगे। इसका सिंबल क्या होता है, W। W वेट का भी सिंबल होता है, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके यूनिट के थ्रू। वेट और वर्क का सिंबल एक है, लेकिन इनका यूनिट डिफरेंट है, तो इनके यूनिट की मदद से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वर्क है या वो वेट है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर
और डिस्टेंस पर, तो फोर्स और डिस्टेंस पर डिपेंड करने वाली कैटेगरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स और डिस्टेंस, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि किस डायरेक्शन में वर्क होगा, फोर्स की डायरेक्शन में अगर वर्क होगा तो ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। फिर अब W किसके इक्वल आ गया, अब यहाँ पर ये FD cos थीटा दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, इट इज़ फॉर एंगल, फॉर सर्टेन एंगल। ये तब यूज़ होता है जब एंगल दिया हुआ हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एंगल नहीं दिया हुआ तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद अब आगे इसका यूनिट देखते हैं। तो यूनिट फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका भी क्या आ गया, न्यूटन। फिर इसके डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, एक तरह से वर्क का यूनिट होता है, लेकिन न्यूटन मीटर को मिलाकर हम इसको जूल भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो SI यूनिट आता है वर्क का, वो क्या होता है, वो जूल होता है। फिर हम इसकी बात करते हैं नेचर की। अब नेचर इसकी स्केलर होती है। नेचर इसकी स्केलर क्यों होती है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, और अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जूल की। तो जूल क्या है, जूल को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर बॉडी पर फोर्स लगाई जाए 1 न्यूटन की और वो मूव करे 1 मीटर डिस्टेंस, हम कहते हैं कि वहाँ पर जो वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, हमने जूल को डिफाइन किया। जूल को डिफाइन करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि वर्क कितने कैटेगरी का हो सकता है। हम वर्क को कैटेगराइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहली कंडीशन में कि फोर्स अप्लाई की गई ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, उस पर फोर्स अप्लाई की गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर हमने कहा कि इसने डिस्प्लेस किया फोर्स की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव वर्क हुआ है, उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाए उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, उसी डायरेक्शन में बॉडी वर्क कर रही है, तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, और पॉजिटिव वर्क मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है वो 0 डिग्री का एंगल होता है। थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पे एंगल चेक करें तो एंगल इधर 0 है, तो इसलिए अगर फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी डिस्प्लेस करे और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे जहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई थी, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा, और एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसके बाद सेकंड फिगर में हम बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, तो वहाँ पर वर्क होता है नेगेटिव, वहाँ नेगेटिव वर्क होता है और ये मिनिमम कंसीडर किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क है ये मिनिमम होगा, और यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स आ सकते हैं। ऐसे एंगल आएंगे जिनका कॉस निकालने के बाद वो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो कॉस की वो वैल्यू जो नेगेटिव एंगल लेकर आती हैं वो सारे एंगल यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये क्या था कि अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी डिफरेंट एरिया में डिस्प्लेस करे, यानी अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट को फोर्स इस तरफ मिल रही है, इस डायरेक्शन में मिल रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस इस तरफ किया। लाइक व्हेन वी थ्रो अ बॉल, हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो बॉल अपवर्ड जा रही है, लेकिन अगर देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर कर रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की थी, इफ़ यू वॉक, अगर हम वॉक करते हैं तो हम आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रही है। अगर हम पीछे मूव करना चाह रहे हैं या दाएं मूव करना चाह रहे हैं, बाएं मूव करना चाह रहे हैं, तो उसी तरफ हम डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर फोर्स अपवर्ड से अप्लाई हो, यानी ऑब्जेक्ट इस तरह से हो,
मैंने कहा लाइक मेरा हैंड है, मेरा हाथ है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई की, इस तरह फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क नहीं होता। हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क ज़ीरो है। वर्क ज़ीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अगर हम यहाँ पर एंगल चेक करें, ये वाला एंगल तो ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री पर कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाए, परपेंडिकुलर यानी अपवर्ड से वर्टिकल फोर्स अप्लाई की जाए डाउनवर्ड, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर वर्क नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फोर्स का अप्लाई होना वर्क नहीं होता। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया वर्क को। इसके बाद अब हम बात करेंगे पावर की। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में कि पावर क्या होती है, और पावर से रिलेटेड एक डेरिवेशन स्टडी करेंगे कि पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर के बारे में। तो पावर की डेफिनेशन देखते हैं। पावर क्या होती है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी वर्क हो रहा होगा लेकिन उसके लिए टाइम भी मेंशन किया जाएगा। हमने जब वर्क की बात की थी तो वर्क के लिए हमने कहा था कि अगर फोर्स अप्लाई की जाए और क्या कवर हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वर्क होता है। लेकिन अब पावर क्या है? पावर में दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो वर्क का होगा और दूसरा उसमें टाइम भी कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर हम दो बॉयज़ की बात करें या कोई भी दो स्टूडेंट्स की बात करें और हम उनके वर्क को पहले कैलकुलेट करें, तो जब हम उनका वर्क पहले कैलकुलेट करेंगे तो अगर वर्क सेम भी है, यानी एक ने 100 जूल वर्क किया और दूसरे ने भी 100 जूल किया, तो ये मिसाल लेट्स सपोज ये ए है और ये बी, तो ये दो बॉयज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं या दो स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक ने 100 जूल वर्क किया, दूसरे ने भी 100 जूल किया है। लेकिन इनका वर्क तो सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं हो सकती। पावर सेम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें टाइम नहीं पता यहाँ पर। तो अगर सेम टाइम कंज्यूम करके सेम वर्क किया जा रहा है तो वहाँ पर पावर सेम होगी। लेकिन अगर सेम वर्क किया लेकिन टाइम डिफरेंट कंज्यूम किया, जैसे कि इफ़ आई सपोज कि पेपर आप कर रहे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ लिखते हुए लेट्स सपोज हम दो बॉयज़ कंसिडर करते हैं कि एक ने 100 जूल की स्पीड से लिखा, यानी कि 100 जूल के वर्क से किया, और दूसरे वाले ने भी 100 जूल वर्क किया लिखते हुए। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, अगर मैं कहती हूँ एक ने कंज्यूम किया 100 जूल वर्क करने के लिए, एक ने कंज्यूम किया हाफ आवर और एक ने कंज्यूम किया 25 मिनट्स, तो एक ने 30 मिनट्स कंज्यूम किए, एक ने 25 मिनट्स कंज्यूम किए। तो अब एक जिसने 30 किए हैं उसकी पावर कम होगी एज़ कम्पेयर टू जिसने 25 मिनट्स कंज्यूम किए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टाइम के डिफरेंस होने की वजह से बॉडी की एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि वो कम है या वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो पावर मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट क्या शो कर रहा है? रेट ये शो कर रहा है कि टाइम का फैक्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, रेट के वर्ड से हमें ये पता लगता है कि टाइम डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है उसके मौजूद होगा। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क की बात करती हूँ तो वर्क क्या होगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। और अगर टाइम की बात, रेट में टाइम हिडन है, तो रेट में जब टाइम हिडन है तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर बॉडी काम कर रही है लेकिन अगर हम उसके लिए टाइम का फैक्टर भी नोट करें तो वो पावर होती है। जैसे कि हमने कहा था चैप्टर 3 में हमने बात की थी काइनेमैटिक्स की स्टडी करते हुए कि जब बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, अगर उसमें टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम टाइम को भी काउंट करें, तो फिर वो क्या कहलाता है? वो स्पीड या वेलोसिटी बन जाता है। फिर स्पीड और वेलोसिटी के लिए अगर हम दोबारा टाइम का फैक्टर चेक करें और वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वो एक्सेलरेशन होता है। तो टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होने से क्वांटिटी चेंज हो जाती है। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या था? वर्क था। लेकिन वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, ये चेक करें कि कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है, तो वो क्या होगी? वो पावर होगी।
ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि 100 जूल वर्क हुआ था, लेट्स सपोज 10 सेकेंड्स में, तो 100 जूल वर्क हुआ 10 सेकेंड में। तो अगर मैं बात करूं कि 1 सेकेंड में कितना होता है, तो 1 सेकेंड में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 जूल्स होगा, ठीक है। 100 जूल कितने में हो रहा है, 10 सेकेंड्स में। 1 सेकेंड के लिए काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड के लिए 10 जूल हो जाएगा। कैसे पता लगा, हमने कैंसिल किया, यानी हमने डिवाइड किया वर्क को किससे, टाइम से। तो 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ पर क्या आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पर किस पर आया, 10 पर आया। इसका मतलब बॉडी ने 1 सेकेंड में 10 जूल काम किया है। तो हम 1 सेकेंड में काउंट करके ये बॉडी ने कितना वर्क किया है, हम ये चेक करते हैं कि बॉडी की पावर कितनी ज़्यादा थी, कि वो कितना कैपेबल थी कितने टाइम में काम करने के लिए। वैसे हम इसको चेक करते हैं यूनिट सेकंड के लिए। अब मैंने किया क्या था, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था किसको, वर्क को टाइम से। जब वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया किसका, पावर का। यानी कि हमें जब भी पावर फाइंड करनी है हमें वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर का सिंबल P होता है, इसका फॉर्मूला P = W/T होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो अभी हम इसका ड्राइव करेंगे, जो कि रिलेशन होगा पावर और वेलोसिटी का, वो होता है P = Fv। इसके बाद अब इसका यूनिट देखते हैं। वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बन गया, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को कंबाइन करके हम वॉट भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जूल पर सेकंड को मिलाकर क्या कहा गया, वॉट कहा गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कहते हैं केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मिला के हम पढ़ते हैं न्यूटन, हम इसको न्यूटन पढ़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जूल पर सेकंड को मिला के हम वॉट पढ़ रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर अब हमने कुछ कन्वर्जन्स लिखी हुई है, ये MCQs में अक्सर पूछी जाती हैं सिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग या सिन बोर्ड में। तो यहाँ पे 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट्स के इक्वल होता है। हॉर्स पावर बड़ा यूनिट है, वाट्स छोटा यूनिट है। तो अगर हमें हॉर्स पावर से वाट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें वाट्स से हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 746 से। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के इक्वल होता है, क्योंकि वाट छोटा यूनिट है। तो अमूमन जहाँ पर हमें हायर पावर नोट करनी होती है तो हम उसको हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 1 हॉर्स पावर का फिर हमने इसके लिहाज से ये जो यूनिट यहाँ पे यूज़ हुआ है हॉर्स पावर, ये यूज़ हुआ है W/T के लिहाज से। अगर हम FV के लिहाज से इसका एक और यूनिट चेक करें तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 550 फुट इंटू पाउंड पर सेकंड के भी इक्वल होता है। ये FPS सिस्टम में है, ठीक है। 3 सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक होता है MKS, एक होता है CGS और एक होता है FPS। तो यहाँ पर हम FPS सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको ले रहे हैं। तो 1 हॉर्स पावर 550 फुट इंटू पाउंड पर सेकंड के इक्वल भी कंसिडर किया जाता है। ये हमने पावर को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। अब इनमें क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। तो ड्राइव हमें क्या करना है, ड्राइव हमें ये फॉर्मूला करना है, हमें ये चेक करना है कि पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन में हम फिगर को पहले देख लेते हैं। फिगर में हमने क्या सपोज किया, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिस पर फोर्स अप्लाई की गई F। तो F फोर्स अप्लाई करने के बाद उसने डिस्टेंस कवर किया D। तो जब डिस्टेंस कवर किया तो वो आगे मूव कर गया। तो जब वो आगे मूव कर गया तो उसने टाइम कंज्यूम किया। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई की गई और डिस्टेंस कवर हुआ तो वर्क क्या हुआ, W हुआ। तो यहाँ पर वर्क हो गया और इसके अलावा जो टाइम कंज्यूम हुआ वो T कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पर ऑलरेडी पावर प्रोड्यूस हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने वर्क और टाइम दोनों मेंशन किया है। तो यही चीज़ हमने कंसिडरेशन में भी लिख दी। कंसिडरेशन को भी रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू डिस्टेंस D इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन टाइम T। द वर्क W इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी और द वर्क W इज डन ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ है बॉडी के ऊपर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पर हमने कंसिडरेशन में बात की वर्क की, तो
तो यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन की, तो वर्क का फॉर्मूला लेते हुए ही हमने इसको कंटिन्यू किया। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ डी। F यहाँ पे फोर्स है और D यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद फॉर्मूला फॉर पावर इज, अब पावर के लिए जो फॉर्मूला हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है वो क्या था, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, हम W की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट की जाएगी तो P एज इट इज आ जाएगा, W की जगह क्या आ जाएगा, एफ डी क्या था, वर्क का फॉर्मूला था, तो वर्क की जगह हमने वो पुट कर दिया। इसके बाद अपॉन T एज इट इज आ गया। अब हमें रिलेशन बनाना है पावर और वेलोसिटी का। तो जब पावर और वेलोसिटी का रिलेशन बनाना है तो T यहाँ पर दोनों के नीचे है, FD के नीचे है, तो वी कैन मेक इट राइट जस्ट विद D। हम इसको D के साथ भी सिर्फ लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में अगर इस तरीके से कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम उसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B सेपरेट, तो A अपॉन C और B को अलग करके भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर अगर हम बात करें तो A को अलग करके और B अपॉन C भी लिख सकते हैं, या अगर हम फर्दर बात करें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं और दोनों के साथ कंबाइन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, D अपॉन T को अलग किया, तो अब क्या होगा, इसको अलग क्यों किया गया था, क्योंकि D अपॉन T किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। V यहाँ पे क्या है, V इज द वेलोसिटी या स्पीड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो इस वजह से D अपॉन T किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल आ गया, वेलोसिटी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया, P इज इक्वल्स टू एफ वी। इसका मतलब पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया है कि पावर प्रोडक्ट होती है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो पावर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रिलेशन स्टडी किया किसका, पावर एंड वेलोसिटी का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। चैप्टर के 2 हिस्से हम कवर कर चुके हैं, दैट वाज वर्क एंड पावर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि बॉडी कितना काम करेगी और किस तरीके से काम करेगी ये उसकी एनर्जी बता रही होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, यानी जितनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी या प्रोड्यूस करवाई जाएगी या तो उसमें मौजूद होगी उतना ही बॉडी वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, बॉडी के काम करने की सलाहियत। इफ़ वी टेक आवर ओन एग्जाम्पल, हमारे पास जितनी एनर्जी होगी, हम जितना फूड का इंटेक करेंगे उतना ही हम वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, वी आर टेकिंग लेस फूड, सो वी विल परफॉर्म लेस वर्क। इसी तरह तो यहाँ पे इस वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है। अब क्योंकि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है तो अगर इसके सिंबल की बात करें तो वो तो ई होता है, लेकिन अगर इसके यूनिट की बात करें तो जैसे कि वर्क का यूनिट जूल था तो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। और उसी तरह अगर इसकी नेचर की बात करें तो वर्क की नेचर स्केलर थी तो एनर्जी की भी स्केलर होती है। एनर्जी डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन, एनर्जी को किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसी वजह से हम इसको स्केलर कह रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम अभी सिर्फ एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इट्स टाइप्स हैज़ मैनी फार्मूलाए। एनर्जी सिर्फ यहाँ पर मैंने 2 तरह की मेंशन की हुई है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स बोर्ड, लेकिन वैसे अगर बात करें तो एनर्जी की सेवरल काइंड्स हैं, लाइक हाइड्रल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो सेवरल इस तरह की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 मेन टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं, जिनमें से एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी की
मूवमेंट की वजह से, यानी जब उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है तब हो रही होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक मीन्स मोशन। तो जैसे कि काइनेटिक का मतलब मोशन होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रीक, तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है जो कब प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे मैंने वन वर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है, आगे हम इनके डेरिवेशन के साथ इनको कम्प्लीटली डिफाइन करते जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोजीशन के चेंज होने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि जब बॉडी हाइट पर जाए या उसको स्ट्रेच किया जाए तो वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक मैंने वन वर्ड डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को और इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की जो कि दो टाइप्स हैं, इसकी भी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी को हाइट पर लेकर जाया जाता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, या किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में जब बॉडी को हाइट पर लेकर जाया जाएगा तो वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैंने शॉर्ट करके इसको लिखा है क्योंकि आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे विद द डेरिवेशन। इसी तरह यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्ट्रेचेबल मटेरियल में प्रोड्यूस होती है, और वी कैन से दैट इन इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल और स्ट्रेचेबल मटेरियल में जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हमने इसकी दो डिफरेंट काइंड्स को लिख दिया। इसके बाद इसकी एक और भी काइंड होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में डिस्कस नहीं की गई तो इस वजह से हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, और इसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ हमने उसको वन वर्ड डिफाइन किया था। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, वो एनर्जी जो बॉडी की मूवमेंट की वजह से जब उसको मूव करवाया जाएगा, लाइक इफ़ वी थ्रो अ बॉल, इफ़ वी ड्राइव अ कार, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्या होगा, बॉडी की कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें या कह लें कि इसके हम एब्रीवेशन की बात करें तो वो क्या होती है, इसको शो किया जाता है KE से। और इसी तरह अगर हम इसके यूनिट और इसके फार्मूला और इसकी नेचर की बात करें तो जैसा कि ये भी एनर्जी है, तो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी है, चाहे वो हाइड्रल एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक है, चाहे वो पोटेंशियल है, ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी हैज़ वन यूनिट जूल, सबका यूनिट एक ही होता है जूल्स। जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनको ऐसा ही यूनिट जूल में मेजर किया जा रहा होता है और उनकी नेचर हमेशा स्केलर ही होती है। इसके अलावा बाकी हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल टाइप्स के लिहाज से वेरिएट करते रहते हैं, और फॉर्मूले भी, क्योंकि सबका तरीक़ाकार अलग अलग है, सबकी डेफिनेशंस अलग अलग है, तो इनकी डेरिवेशंस भी अलग अलग तरीके से होंगी, तो इनके फॉर्मूलाए अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राइव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन में हमने एक बॉल कंसीडर की, और वी कैन से दैट वी कंसीडर्ड एन ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिस पर फोर्स अप्लाई की गई, और जब फोर्स अप्लाई की गई तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। जब डिस्टेंस कवर किया सो वी कैन से दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड, क्योंकि हमने जब इनिशियली वर्क को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है और बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इट मीन्स दैट वर्क इज डन। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह हमने फोर्स अप्लाई की और डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, लेकिन यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी तो फोर्स अप्लाई की गई तो बॉडी ने मूव किया। जब बॉडी ने मूव किया तो मूव करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। फाइनल वेलोसिटी को हम ज़ीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में के लिए बॉडी का कंटिन्यूसली मूव करना ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ज़ीरो ले रहे हैं कि क्योंकि उसकी मोशन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर Vf को हमने v लिया क्योंकि वो कंटिन्यूसली
मूव कर रही है। तो कंटिन्यूसली मूव करने के लिए हमने उसको V से इंडिकेट किया है, तभी उसमें कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया, यहाँ पे इसको बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन कर दिया। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी हमने कंसीडर किया है उसका मास हमने m लिया है। तो जब उसका मास हमने m लिया है तो कह रहे हैं इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इनिशियली एट रेस्ट। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पहले वो रेस्ट में थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब उस पर फोर्स अप्लाई की गई, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इट कवर्स अ डिस्टेंस s, तो उसने डिस्टेंस कवर किया s, और उसके बाद क्या हुआ, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। आगे हमने मेंशन कर दिया वर्क w इज डन ऑन अ बॉडी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि फोर्स अप्लाई की डिस्टेंस कवर हुआ तो वर्क परफॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, वर्क का फॉर्मूला लिया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू एफ एस। यहाँ पर हम एंगल की बात नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम विदाउट एंगल इसका फॉर्मूला ले रहे हैं। एंगल वाला फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा था, वो कब यूज होता है, वो एंगल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात हुई तो हमने इसका सिंपल फॉर्मूला लिया W इज इक्वल्स टू एफ एस, और इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। इसके बाद हमने न्यूटन का सेकंड लॉ, जो उसे किसके बारे में दिया था, मोशन के बारे में दिया था, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने उसका रेफरेंस दिया कि F किसके इक्वल होता है, ma। ये फोर्स का फॉर्मूला जो कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ के लिहाज से ड्राइव किया था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अब वर्क और सेकंड लॉ के बाद हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की थी काइनेमैटिक्स के लिए, और वहाँ पर ये बताया गया था कि थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ था वो 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर था। अब इस पर हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि वी एफ को हमने v लिया हुआ है और वी आई को 0 लिया हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ वी एफ क्या आ गया, v आ गया, और वी आई की जगह हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट की, 2as एज इट इज है, vf की जगह v आ गया, और इसके बाद यहाँ पर vi की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ द स्क्वायर ऑफ v इज v स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, लेकिन 0 हम मेंशन नहीं करते इसलिए यहाँ पे हमने उसको नहीं लिखा। और ये 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो ऑन द राइट साइड इट विल बी डिवाइडेड। तो यहाँ पर s किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2a। हमने s को अलग क्यों किया, क्योंकि हमने s की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, w इज इक्वल्स टू एफ एस। तो यहाँ पर हमने s की जगह इसकी वैल्यू को पुट करना है, और f की जगह यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दी कि क्या कर रहे हैं, f और s की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने f की जगह क्या लिखा, ma, ये f था हमारे लिए, और यहाँ पर हमने s की जगह क्या लिखा, v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन 2a लिखा। आफ्टर दिस नाउ दिस इज इन न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। a से a कैंसिल हो गया। अब जब a से a कैंसिल हुआ तो हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो m v स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आया, m v स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 1 था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन m2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर। तो 1 को 2 से किया तो 2 हो गया। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन, यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई है, w इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि जो बॉडी ने वर्क किया है, यानी फोर्स अप्लाई करके डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ है दैट इज डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ है, तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था यहाँ पर कि वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम इसको उसके इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, काइनेटिक एनर्जी।
तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। द सिंबल फॉर वर्क इज W एंड द सिंबल फॉर काइनेटिक एनर्जी इज KE। इसके बाद अब W की जगह KE आ गया, तो KE इज इक्वल्स टू mv²/2। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स दैट कोफिशिएंट इज 1। तो यहाँ पर जब कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1/2 को अलग कर दिया, कोफिशिएंट को अलग कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स थे उनको अलग कर दिया, mv² हमने सेपरेट करके साइड पे लिख दिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? KE इज इक्वल्स टू ½ mv²। दिस इज द फॉर्मूला। इट शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यानी कि जितना ज़्यादा मासेस होंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगी। आगे अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाए के लिए। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि वो एनर्जी है जो पोजीशन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसकी 2 टाइप्स जैसे कि मैंने बताया था, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने जैसा कि कहा था कि हाइट पर जब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो तब प्रोड्यूस होती है। तो इसको हमने यहाँ पर डिटेल से डिफाइन भी कर लिया कि जब बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका मास m हम कंसीडर कर सकते हैं, या उसको हाइट पे कवर करवाई जाए, या कह लें कि उसको लिफ्ट किया जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ से अबव, ग्रेविटी से अबव, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का चेंज होना और बॉडी का मूव करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब बॉडी मूव करती है तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, लेकिन जब बॉडी की पोजीशन चेंज की जाती है तो वो वी कैन से दैट अगर कोई बॉडी यहाँ पर है तो वो यहाँ से इधर आ जाएगी, तो इसको पोजीशन चेंज करना कह रहे हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, यानी बॉडी ने स्टॉप नहीं किया, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी वैसे इंटर कॉन्वर्स हो रही होती है, तो उस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से, यानी जब बॉडी को हमने हाइट पर लिफ्ट करवाया है, तो हाइट पर लिफ्ट करवाने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल GPE होता है, और इसका यूनिट और नेचर ये इसका बिल्कुल सेम होगा जैसे कि एनर्जी का होता है, यानी कि यूनिट जूल होगा और नेचर स्केलर होगी। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की कि इसके फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव किया गया है। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या की, कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन में हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, वी कैन से दैट कि उसका मास m था। तो जब ऑब्जेक्ट का मास m था तो हमने क्या किया, उसको फोर्स दी, फोर्स देकर उसको अपलिफ्ट करवाया, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। जब ऊपर की तरफ लिफ्ट किया तो इट कवर्ड सर्टेन हाइट, उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, हाइट कवर की, तो उस डिस्टेंस को हम h कह रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने हाइट कवर की, तो हम कहते हैं यहाँ पे वर्क होता है, और वर्क को हम mgh ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे इसको ड्राइव करेंगे कि mgh कैसे आ रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे इसे वर्ड टू वर्ड भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको कहाँ रखा गया है, अर्थ की सरफेस पर, ग्राउंड पर उसको रख दिया गया है। इसके बाद क्या किया गया, इफ इट इज लिफ्टेड अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ हमने उसको अपलिफ्ट करवाया थ्रू वर्टिकल हाइट h, वर्टिकल हाइट यानी वर्टिकल डिस्टेंस हाइट उसको कवर करवाई। तो उसके बाद कह रहे हैं द फोर्स F रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट। अब कह रहे हैं वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है, वी कैन से दैट इज इक्वल्स टू वेट। इसके बाद अब क्या किया, बॉडी ने वर्क किया, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई की गई और बॉडी ने हाइट कवर की, तो वी कैन से दैट द वर्क इज डन। तो यहाँ पर वर्क हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए इन द सेम वे वी विल टेक द फॉर्मूला फॉर वर्क। Now work is equals to Fs. F is the force and S is the distance. But according to the figure, F is equals to W and W is the weight.
तो यहाँ पर जब ये वेट के इक्वल है तो हमने जैसे पहले ही बताया कि कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे जितना बॉडी का वेट होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे F किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर S दिया हुआ है, S क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस यहाँ पर क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस था, दैट्स वाई वी हैव टेकन S इज इक्वल्स टू H। इसके बाद अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें सिंबल्स को, तो इंस्टेड ऑफ F क्या आ जाएगा, W, और इंस्टेड ऑफ S क्या आ जाएगा, H। तो व्हाट इज द नेट इक्वेशन नाउ, W इज इक्वल्स टू WH। अब यहाँ पर W किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो mg के इक्वल है, ये वेट का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमने इस वाले W को रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू mg। m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि बॉडी को हाइट कवर करवाई जा रही है, तो यहाँ पर हमने कहा कि W इज इक्वल्स टू mg, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ W क्या आ गया, mg आ गया। अब H as it is, now we can say that the work done is equals to potential energy। यहाँ पर हमने इसे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिया, क्यों, क्योंकि बॉडी ने हाइट कवर की और उसके बाद हाइट कवर करके वो वापस रेस्ट में आ गया, यानी पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस हो रही होती है वो कौन सी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो नाउ द वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हियर दिस W इज इक्वल्स टू PE। Now what is the resultant formula? PE is equals to mgh। यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि जब बॉडी ने हाइट कवर की है तो वहाँ पर असल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम इसको PE भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेचेबल मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम PE भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की डेरिवेशन, जो कि होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन की, लेकिन लास्ट डेरिवेशन को करने से पहले हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि जो लास्ट डेरिवेशन है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर ही की जा रही है। मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो किसी स्ट्रेचेबल मटेरियल, और वी कैन से दैट इन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेचेबल मटेरियल और इलास्टिक मटेरियल में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हमने इसको डिटेल से डिफाइन किया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल में, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग की एग्जांपल ली गई है, इसमें प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसका सिंबल क्या होता है, EPE। उसी तरह अगर इसके यूनिट और नेचर की बात करें तो सेम होंगी, जूल और स्केलर। अब हम बात करेंगे फिगर की, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने एक फिगर कंसीडर की स्प्रिंग की। पहले हमने कहा कि ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, यानी कि इस पर कोई भी कंप्रेसिंग फोर्स नहीं अप्लाई की गई, तो ये O पर मौजूद है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मौजूद है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये है कि वो इस वक्त मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई की गई तो क्या हुआ, कंप्रेसिंग फोर्स अप्लाई की गई। कंप्रेसिंग फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको कंप्रेस किया गया। तो जब उसको कंप्रेस किया गया, ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं कि उसको कंप्रेस किया गया, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसको फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया गया, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता, बल्कि अपनी उस पोजीशन से पीछे चला जाता है, कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको रिएक्शनल फोर्स मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर हम इसको नॉर्मली भी कंप्रेस करें खुद फोर्स लगाकर, तो वो फोर्स हमने F कंसीडर की है, तो वो O पर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो इलास्टिक मटेरियल है, तो वो किस पर आ जाएगा, X पर आ जाएगा। कैपिटल X यहाँ पे हमने लिया हुआ है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो गैप आया है O से लेके X तक का, इसको हम X कह रहे हैं। ये X क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। जब भी हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग के लिए हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट X लेते हैं।
इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इसकी कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन को भी एक दफ़ा वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन में क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन में लिखा हुआ है कि कंसीडर अ स्प्रिंग ऑन विच फोर्स F इज अप्लाइड टू कंप्रेस इट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन O टू सम अदर पोजीशन X। वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई कि हमने फोर्स अप्लाई की एक स्प्रिंग पर उसको कंप्रेस करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन O से किस पे चला गया? X पे चला गया। फिर आगे हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि अब स्प्रिंग पर जब फोर्स अप्लाई की गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज कवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एफ। इसके बाद हम कह रहे हैं कि यही जो फोर्स अप्लाई की गई है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। अमाउंट ऑफ कंप्रेशन को यहाँ पर हम x से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन भी कह सकते हैं। तो यही अब यहाँ पे यही स्टेटमेंट कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द कंप्रेशन, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया फोर्स F और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन को हम x से शो कर रहे हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी स्प्रिंग उतना पीछे की तरफ जाएगा, जितनी कम फोर्स अप्लाई की जाएगी स्प्रिंग उतना आगे की तरफ होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि अगर फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा पीछे जाएगा, ज़्यादा कंप्रेशन होगी तो x भी ज़्यादा होगा। इस वजह से यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं। अब जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमेशा क्या आता है? इक्वल्स टू और कांस्टेंट। तो इक्वल्स टू आ गया और उसके बाद कांस्टेंट हमने यहाँ पर k यूज़ किया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल्स टू k x एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1। इसके बाद अब हमने ये बताया कि यहाँ पे k क्या है? k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। k को क्या कहा जा रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जा रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फोर्सेस की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट फिगर की इस कंडीशन में, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो ज़ीरो है, यहाँ पर फोर्स ज़ीरो है, कंप्रेशन फोर्स ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं किया था। तो जब कंप्रेस नहीं किया था तो यहाँ पर फोर्स ज़ीरो थी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में हम इसको कंप्रेस कर चुके हैं, फोर्स अप्लाई की गई है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो कितनी है? वो kx है। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में फोर्स ज़ीरो है, कंप्रेशन फोर्स कह सकते हैं या कंप्रेसिंग फोर्स कह सकते हैं, वो ज़ीरो है। और सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें तो F किसके इक्वल है? kx के इक्वल है। अब अगर दो फोर्सेस हैं तो मैं इनकी एवरेज निकालूं। अगर हम इन दोनों की एवरेज निकालें किस पर? पहले हमने कहा O पर क्या थी? ज़ीरो थी, और X पर फोर्स क्या है? X पर फोर्स Fx है। तो अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो एवरेज कैसे आती है? जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका सम करके, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम करें और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी जितनी मेंशन की गई जितनी तादाद है उससे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ थी? एक तो ज़ीरो थी और एक kx थी। कितनी है? 2 है। तो क्वांटिटी 2 है तो हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस kx अपॉन 2। इसके बाद अब यहाँ पर ये क्या है? ये जब कंप्रेस नहीं किया था तब की फोर्स है और यहाँ पे कंप्रेशन हो चुकी है। इसके बाद अब इन दोनों का हमने सम किया, 0 प्लस kx सम किया तो क्या आ गया? kx आ गया। तो kx अपॉन 2 इज द एवरेज फोर्स। इस डेरिवेशन के लिए ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पर कहीं पर हमने O लिखा है लेकिन यहाँ पर ये 0 है, ये O नहीं है, ठीक है। तो जब ये 0 है तो 0 में kx प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? kx और अपॉन में 2 आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं? उसी तरह अब जब स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई की गई और स्प्रिंग ने डिस्प्लेसमेंट कवर की तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ? वर्क परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हमने वर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, दैट वाज W इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू S। अब यहाँ पर हमने फोर्स को एवरेज रखा क्योंकि इस डेरिवेशन में जो हमारे पास फोर्स यूज हो रही है वो एवरेज है। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला एवरेज फोर्स इनटू डिस्टेंस लिया। अब डिस्टेंस किसके इक्वल है? x के इक्वल है।
यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो स्प्रिंग के लिए था तो हमने उसको x लिया, और एवरेज फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल है, kx/2 के, ये हमारे पास अभी आ चुका है इधर। इसके बाद फिर हमने क्या कहा, हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, तो इंस्टेड ऑफ एवरेज फोर्स क्या आ गया, kx/2 उसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर s की जगह क्या आ गया, x आ गया। x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ही शो कर रहा है लेकिन स्प्रिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो इसका कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ पे हमने इसको 1/2 अलग कर दिया, और इसके बाद kx और x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे तो x की पावर यहाँ पर 1 है और इधर भी 1 है, तो k एज इट इज आ गया, और x की पावर्स ऐड होकर क्या बन गया, x² बन गया। तो हाफ के x² हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब उसी तरह जैसे कि अब तक हम डेरिवेशंस में करते आ रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी होती है तो हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लेते हैं, अगर पोटेंशियल होती है तो हम उसको पोटेंशियल के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है। अब जब वो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है तो यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल जब वर्क है तो W इज इक्वल्स टू EPE, दैट्स वाई वी रिप्लेस्ड इट बाय EPE। तो यहाँ पे EPE आ गया, तो EPE किसके इक्वल है, हाफ kx², वेयर EPE इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इससे रिलेटेड एक छोटा सा लॉ है उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है रिमेन सेम, वी कैन से दैट सेम और कांस्टेंट, यानी कोई भी चीज़ अगर सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए हम कंजर्वेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है या एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। कैसे, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है या कह लें इंटर कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन लॉस नहीं होती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में भी है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर उसमें एनर्जी मौजूद है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो इंटर कन्वर्ट हो जाएगी अगर रेस्ट में। तो यहाँ पे बिल्कुल यही बात बताई जा रही है। लॉ यही कह रहा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, ये कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद आगे लिखा हुआ इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो इंडिविजुअल एनर्जी है उसमें चेंज आता रहेगा। तो इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के थ्रू। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रही है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये हाइट पर है। जब ये हाइट पर है, ये रेस्ट में है, तो इस वक्त इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो हाइट पर मौजूद है। तो ये मैक्सिमम है और ये 0 है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड लाया जाएगा, उसे हाइट से यानी कि डाउनवर्ड लेकर आया जाएगा और उस पर क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक वक्त आएगा कि ये मैक्सिमम होगी, और ये कितनी मैक्सिमम हो जाएगी, जितनी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी। यानी कि अगर हम ये बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर 50 जूल्स थी तो वो मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पे बात करें कि जब ऑब्जेक्ट नीचे मूव करता हुआ आ रहा है
तो नीचे मूव करता हुआ आएगा तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं कि 50 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो कंजर्व रही है। ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी 50 थी तो नीचे काइनेटिक एनर्जी 50 हो गई, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर सेम रही। इसी लिहाज से यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन मेंशन की कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है, तो उसी तरह काइनेटिक एनर्जी दूसरी तरफ इंक्रीज हो रही होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर एक हम एम्प्टी ग्लास ले लें और एक वाटर फिल्ड ग्लास लें। अब जो वाटर फिल्ड ग्लास है, अगर उससे पानी हम एक एम्प्टी ग्लास में ट्रांसफ़र करना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो एम्प्टी ग्लास था वो भरना शुरू हो जाएगा और जो भरा हुआ ग्लास था वो एम्प्टी होना शुरू होगा। एक वक्त आएगा कि जो फिल्ड ग्लास था वो खाली हो जाएगा और जो दूसरा ग्लास था जो कि एम्प्टी रखा गया था इनिशियली वो पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह यही प्रोसेस होता है कि जब एक एनर्जी लॉस करती है तो दूसरी उस वक्त गेन हो रही होती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, बल्कि वो इंटर कन्वर्ट कर रही होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला अगर बनाएं तो P किसके इक्वल था, mgh के, ये हमने डेरिवेशन के थ्रू पढ़ा था अभी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था, हाफ mv²। तो ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से डाउनवर्ड लेके आया जाता है। ये न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चैप्टर की थ्योरी और डेरिवेशंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की।